नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग जो कड़वी कॉफ़ी की पिछली कड़ियाँ देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, उन्हें मालूम है कि यह लगातार अलग-अलग विषयों पर की जाने वाली लंबी बातचीत का सिलसिला है। अ, हम इसमें कोशिश करते हैं कि जिन विषयों को लेकर एक आम सार्वजनिक चिंता है, उन पर हम ठहर कर इत्मीनान से बातचीत कर सकें। इसे हम दोहराना चाहते हैं अपने नए दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों के लिए और जो पुराने हैं उनके लिए भी कि हमारा इरादा जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसे अलग-अलग नुक्तों से समझने का है, उस पर सिर्फ़ अपनी राय देने का नहीं है। क्योंकि हमारी जो आदत बन गई है वह सिर्फ़ राय देने की है, उस विषय को गहराई से समझे बिना। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि अ, जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, उससे लंबे वक़्त तक जूझने वाले मित्रों को हम आमंत्रित करें, जिन्होंने अपने जीवन का अच्छा खासा हिस्सा उस विषय को समझने में लगाया है और उनके माध्यम से हम उस पर चर्चा कर सकें, जिससे व्यापक समझ बन सके। अ, आज की बातचीत हम कर रहे हैं प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार के साथ। प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अ, जो श्रोता या दर्शक कई कारणों से उनसे परिचित नहीं हों, उन्हें यह बतलाना ज़रूरी है कि प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार शिक्षाविद हैं। अ, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अध्यापन किया, उसके डीन रहे। वे अ, भारत की जो स्कूली शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है एनसीईआरटी, उसके निदेशक रहे और उनके नेतृत्व में सन 2004 के बाद से एक क्रांतिकारी कार्य स्कूली शिक्षा में हुआ। वह था स्कूली पाठ्यचर्या को नए सिरे से बनाना, नए शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर बनाना, जो शोध हुए थे नए उनके आधार पर बनाना और नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। और उन्होंने जैसा बाकी शिक्षाविदों ने उनका अध्ययन करके, उन पर चर्चा करके समझाया कि उन्होंने एक तरह से स्कूली शिक्षा की नई समझ पैदा की। उसके अलावा कृष्ण कुमार को हम लेखक के रूप में जानते हैं। उनकी सबसे नई किताब है थैंक यू गांधी, जो 2024 में पेंगुइन वाइकिन से आई। उसके पहले कैन हिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू पीस, 2023 में एजुकेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, 2016 में पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, 2014 में ए पैराडॉक्स रोमांस रिफ्लेक्शंस ऑन स्कूलिंग, 2008 में और उसके पहले अनेक पुस्तकें प्रेजुडिस एंड प्राइड जो मुझे खास पसंद है, हिंदी में मेरा देश तुम्हारा देश नाम से वह किताब आई है। चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड टीचर, लर्निंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, व्हाट इज वर्थ टीचिंग, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, राज समाज और शिक्षा। कृष्ण कुमार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लगातार लिखते हैं। वे कथाकार हैं, कथाकार के रूप में भी उन्हें लोग जानते हैं और निबंधकार के रूप में, जो विधा अब हिंदी में थोड़ी उस पर लिखने वाले विरल होते जा रहे हैं निबंध, और निबंध कृष्ण कुमार बहुत ही रुचि के साथ लिखते हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कड़वी कॉफी की इस कड़ी में। और आपको हमने तकलीफ दी इसलिए कि पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से भाषा एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा के बीच में आ गई है और यह भाषा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में चर्चा या विवाद का विषय बन गई है। भाषा के साथ एक दूसरी चीज भी जो चर्चा के केंद्र में आई है या विवाद का विषय बनी है, वह है स्कूल में शिक्षा में भाषा का क्या स्थान है और खासकर भारतीय शिक्षा, स्कूली शिक्षा में हिंदी की जगह क्या होगी। तो हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ताज़ा विवाद जहाँ खड़ा हुआ वह महाराष्ट्र में, जहाँ महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया कि स्कूली शिक्षा में
त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा, जो उनके अनुसार नई शिक्षा नीति का एक अनिवार्य हिस्सा है, और उस त्रिभाषा सूत्र में तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्यतः हिंदी पढ़ाई जाएगी। यह आदेश उन्होंने जारी किया, और उसके बाद महाराष्ट्र में इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ, और यह कहा गया कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तावित करना एक तरह से हिंदी थोपना है। इस अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। फिर महाराष्ट्र सरकार ने वह आदेश वापस लिया और एक दूसरा आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरी भाषा वे लोग ले सकते हैं अगर उनकी संख्या 20 से ज्यादा हो, किसी एक भाषा को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने वालों की। लेकिन आंदोलन जारी रहा और उसे भी उन्हें वापस लेना पड़ा। इसके पहले यह विवाद कुछ महीना पहले या साल भर पहले तमिलनाडु के संदर्भ में शुरू हुआ। तमिलनाडु जो ऐतिहासिक रूप से त्रिभाषा सूत्र की जगह 2 भाषाओं की पढ़ाई स्कूल में करता रहा। संघीय सरकार ने कहा कि हम उन्हें अनुदान नहीं देंगे अगर वे त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं करेंगे, और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि दरअसल त्रिभाषा सूत्र के बहाने वे हिंदी को आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संदर्भ है जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भाषाविद के रूप में, विशेषकर एक शिक्षाविद के रूप में, आप स्कूली शिक्षा में भाषा शिक्षा को किस प्रकार देखते हैं? उसे अगर आप हमारे श्रोताओं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो हमें लाभ होगा। इस संदर्भ में सबसे पहले तो ये कहना होगा पूर्वानंद जी कि हमारी स्कूली शिक्षा भाषा को एक विषय मानती है, और एक विषय के रूप में उसकी एक घंटी या उसका एक पीरियड होता है, और उसी में वो सिखाई जाती है। और ये क्रम कक्षा 1 से और बहुत सी संस्थाओं में उसके भी पहले शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज समझने की ये है कि भाषा कोई विषय नहीं है, ये तो हर विषय का एक जरिया है। आप कुछ भी पढ़ना चाहें, विज्ञान पढ़ना चाहें, समाज विज्ञान पढ़ना चाहें, गणित पढ़ना चाहें, हर चीज में भाषा की न केवल उपयोगिता है बल्कि भाषा एक बुनियादी हमारे पास तरीका है, बुनियादी औजार है, जिसके बगैर हम किसी विषय को नहीं पढ़ सकते। और भाषा के अंतर्गत जो बातें आती हैं, जो खास कौशल आते हैं, जैसे कि पढ़ना, ये एक ऐसा कौशल है जो हर एक विषय पे लागू होता है। अगर आप ठीक से पढ़ना नहीं जानते या अर्थ के साथ पढ़ना नहीं जानते, केवल एक यांत्रिक अर्थ में अक्षर ज्ञान आपको हो गया है, तो फिर आप किसी विषय को ठीक से न पढ़ सकते हैं, न उसका आनंद ले सकते हैं। और ऐसी ही स्थिति सुनने, बोलने, लिखने को लेकर है, जो भाषा के 3 अन्य बुनियादी कौशल हैं। तो इस चर्चा से इतना तो समझा ही जा सकता है कि अगर भाषा शिक्षण को एक पीरियड का विषय माना जाए और उसका इम्तहान भी इस तरह से लिया जाए कि वो एक विषय है, तो जाहिर है कि भाषा का योगदान शिक्षा में वो नहीं हो सकता जो शिक्षा की सैद्धांतिकी के अनुसार होना चाहिए, कि वो बच्चे के विकास का जरिया है। वो केवल माध्यम नहीं है बातचीत का, बल्कि वो हमारी मानसिक संरचना को बनाने वाली एक प्राकृतिक चीज है, और हम उसके बगैर न सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और बात तो निश्चय है कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो ये 2 पहलू हैं, भाषा एक संज्ञानात्मक अर्थ में और भाषा एक माध्यम के रूप में। और हमारी शिक्षा पद्धति दुर्भाग्यवश भाषा को एक माध्यम मानती है, और इसी तरह से वो आगे चलती है। लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक चर्चा चल रही है, और चूंकि सामान्य तौर पर लोग इन चीजों पर तब सोचना शुरू करते हैं जब राजनीतिक विवाद का विषय शिक्षा का कोई एक नुक्ता बन जाता है, तो अभी भाषा राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है।
हम ये जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ भाषा को 2 तरह से देखा जाता है। एक उसे विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और दूसरा उसे सिर्फ़ माध्यम समझा जाता है। लेकिन आप उसके ज़रिए अर्थ निर्माण करते हैं, अर्थ का सृजन करते हैं। इस रूप में भाषा को बहुत कम देखा जाता रहा है। तो यह जो अभी का संदर्भ है, हम सिर्फ़ उसे एक संदर्भ के रूप में देख रहे हैं और उसके ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो आग्रह है खास संघीय सरकार का कि आपको स्कूल में 3 भाषाएँ पढ़ानी हैं और प्राथमिक स्तर से पढ़ानी है और एक तरह की ज़िद है कि और यह कहा जा रहा है कि ये दरअसल हम विद्यार्थियों को समृद्ध करने के लिए कर रहे हैं। तो इस त्रिभाषा सूत्र को हम कैसे समझें? अगर आप हमें इसे ऐतिहासिक संदर्भ में भी समझा सकें और शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से भी समझा सकें कि क्या यह कोई पवित्र सिद्धांत है या इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ था जिसमें यह आया, हम इसको कैसे समझें और इसके साथ हम रिश्ता कैसे बनाएं? अव्वल तो अपूर्वानंद जी, ये कोई नया फार्मूला नहीं है और इसका उद्देश्य आज़ादी के बाद वाले दशक में बड़ा स्पष्ट हो गया था। और जब 1964 में कोठारी कमीशन स्थापित हुआ तो उसके सामने ये फार्मूला एक प्रकार का हल था उन समस्याओं का जिनको आज़ादी के तुरंत बाद पहचान लिया गया था। उनमें से एक बड़ा प्रश्न आज़ादी के बाद जिन समस्याओं को पहचाना गया उनमें से एक बड़ी समस्या यही थी कि क्या और दुनिया के स्वतंत्र देशों की तरह भारत की भी कोई भाषा होगी जिससे वो पहचाना जाएगा। आज़ादी के आंदोलन में भी ये प्रश्न उभर चुका था कि क्या एक राष्ट्र के रूप में भारत को पहचान देने वाली कोई भाषा होगी। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ था कि एक नया देश बन रहा है, इतनी विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न आंचलिक संस्कृतियों का, प्रांतीय तरह की विविधताओं का, भाषा की विविधता तो है ही। तो इन सब के बीच में क्या कोई संपर्क भाषा जैसी चीज उभरेगी या नहीं, कैसे होगी? और इसके संदर्भ में आज़ादी के बाद के शिक्षाविदों ने ये सोचना बड़ी चिंता के साथ शुरू किया था कि शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है जिसको राष्ट्र निर्माण कहें। यानी कि एक देश बन रहा है, ठीक है, आज़ादी के आंदोलन ने भी उसको बनाया, पर एक राष्ट्र राज्य के रूप में, एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र राज्य के रूप में अभी उसका निर्माण होना है। और उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक राष्ट्र को मजबूत बनाती हैं, शिक्षा के जरिए पैदा होती हैं, आगे बढ़ती हैं। ये एहसास उस समय के शिक्षाविदों को बहुत गहराई से था। तो इस संदर्भ में ही ये फॉर्मूला सोचा गया और कोठारी कमीशन ने इसको बाकायदे एक नीति का रूप दिया कि ये एक नीति होनी चाहिए कि देश के हर प्रांत में त्रिभाषा फॉर्मूला स्थापित किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये तो इसका एक, कह लीजिए आप, एक लिखित इतिहास वाला संदर्भ हुआ। पर अब इसका व्यावहारिक इतिहास देखें कि जैसे ही इसको कोठारी कमीशन में चर्चा का विषय बनाया गया, उसके बाद से ही ये प्रश्न पैदा हो गया कि वो कौन सी भाषाएं होंगी, जो कि 3 भाषाएं होंगी। ध्यान रखिए कि हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब ये स्पष्ट नहीं था कि बच्चे अपनी अपनी भाषाएं घर से लेकर आते हैं। और भारत में केवल वो भाषाएं नहीं हैं जो कि संविधान में रखी गई हैं 8वीं अनुसूची में, बल्कि अनेक और भाषाएं हैं जिनको मान्यता भी नहीं मिली है। ऐसी सैकड़ों भाषाएं हैं भारत में। और भाषा के भीतर भी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी को ही लेकर आज हम समझते हैं कि हिंदी के अंदर कई भाषाएं हैं। आज का भाषाविद उनकी पहचान कर सकता है, बता सकता है कि आज की जो हिंदी है इससे कहीं ज़्यादा पुरानी हिंदियाँ हमारी हिंदी के भीतर हैं। जैसे ब्रज भाषा है, एक पुरानी भाषा है,
बहुत समृद्ध भाषा है और आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो किसी तरह आधुनिक मानक हिंदी से कोई कम है। बड़े बड़े कवियों ने उसमें लिखा, बहुत गद्य भी उसमें लिखा गया, चर्चा का विषय भी वो रही। ऐसे ही अवधि है, आप सोचिए तुलसीदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, क्या उसको हम हिंदी से कमतर मान सकते हैं? आज़ादी के बाद से आज तक देखें तो कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे हिंदी की अब इस आंतरिक विविधता का अंदाज लगता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ बना। अब छत्तीसगढ़ का आधार क्या था? यही कि छत्तीसगढ़ी स्वयं अपने आप में एक भाषा है। उधर झारखंड बना जिसके भीतर आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिली, इत्यादि। ये कई विषय हैं जो कि हम केवल यहाँ संकेत के तौर पर उठा रहे हैं। दूसरी चीज जो त्रिभाषा फॉर्मूले को समझने की है वो ये कि जब आप किसी चीज को फार्मूला कहते हैं तो उसका सरलीकरण हो जाता है और एक तरह की वो प्रशासनिक एक तकनीक बन जाती है कि इसको लागू कर देने से हर चीज हो जाएगी। अब जैसे इन दिनों कहा जा रहा है कि ये कोई नया एक मंत्र है, नया फॉर्मूला, जबकि एक बहुत पुरानी बात है ये। और जिस समय ये नई थी, यानी कि कोठारी आयोग की अनुशंसा पाने के बाद, उस समय भी इसके साथ काफी दिक्कतें आईं और छेड़छाड़ हुई। मिसाल के तौर पर इस फार्मूले की एक बुनियादी बात ये थी कि भाई हर राज्य में कम से कम एक ऐसी भाषा बच्चों को अपने स्कूली जीवन में पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, जो उस राज्य की भाषा नहीं है। सोचें आप कि कल्पना करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं, हिंदी पट्टी के राज्य हैं। और त्रिभाषा फॉर्मूले में ये अपेक्षा थी कि इन राज्यों में कोई हिंदी तर समकालीन प्रांतीय भाषा पढ़ाई जाएगी। मिसाल के तौर पर उस समय सोचा जाता था कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में हर स्कूल में बंगाली होगी, जो पड़ोस के राज्य की भाषा है। और उत्तर प्रदेश में आसपास की भाषाओं के अलावा शायद कोई दक्षिण की भाषा भी होगी, पंजाबी से लेकर तमिल तक, मलयालम तक, कोई भी भाषा तीसरी भाषा बन सकती थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हिंदी पट्टी के राज्यों ने एक स्वर से, या कह लीजिए कि एक जैसी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए किसी हिंदी तर राज्य की भाषा को अपने राज्य में लागू नहीं किया। वरना आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में ही ऐसे हजारों, शायद लाखों लोग होते जो तमिल में बात कर सकते, और हजारों शिक्षक ऐसे होते जो कि उनको तमिल पढ़ा चुके होते। राजस्थान में कितने ही शिक्षक होते जिन्होंने और कुछ नहीं तो गुजराती तो पढ़ाई होती, जो बिल्कुल पड़ोस का राज्य है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदी राज्यों ने उस तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को लागू कर दिया, जो उस तरीके से किसी हिंदी तर राज्य की भाषा नहीं थी, किसी अन्य राज्य की भाषा नहीं थी। और इस मुद्दे पर जाहिर है कि दक्षिण में ये चर्चा का विषय बना कि अगर वो लोग हमारी कोई भाषा पढ़ने को तैयार नहीं है, ना पढ़ाने को तैयार है बच्चों को, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों? आखिर भारत अगर एक राष्ट्र बन रहा है, उसमें एक दूसरे की भाषाएं समझने का सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो फिर हर राज्य में बढ़ेगा। और इस नाते आप कह सकते हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला शुरू से एक प्रकार की कोताही का, या कह लीजिए कि खिलवाड़ का शिकार बन गया। और ये जो पूरा सवाल है कि ये तीन भाषाएं कौन सी होंगी, किस क्रम से पढ़ाई जाएंगी, ये सब चीज़ें प्रशासनिक एक प्रकार के खिलवाड़ में उलझ गई। और अभी जो हाल में हुआ है महाराष्ट्र में कि कक्षा 1 से ही तीनों भाषाएं पढ़ाने का सिलसिला सरकार ने सोच लिया, जो बड़ी अजीब बात है कि कक्षा 1 से कैसे आप तीनों भाषाएं शुरू कर सकते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला भी यही कहता है कि धीरे धीरे चलिए। बचपन की शुरुआत होती है मातृभाषा से या घर की भाषा से, जो भी उसके घर की भाषा है, बच्चे की भाषा आप उसको कह सकते हैं। और उसके बाद आप दूसरी भाषा पे कुछ वर्ष बाद आइए, और फिर तीसरी भाषा पे आइए जब उसमें अपनी भाषा की बुनियाद बन चुकी हो। और ये तो विश्व भर में माना जाने वाला शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत ही है कि जब बच्चे की पहली भाषा दृढ़ हो चुकी हो, तो दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी भाषा को भी सीखना उसके लिए कहीं अधिक सुकर हो जाता है, आसान हो जाता है।
और ये बात हमारे देश में उस तरह से समझी ही नहीं गई है। और इसलिए जो अंतिम बात कहना चाहूँगा इस प्रश्न पर, कि इसलिए जो ये दो बहुत बड़े धड़े हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था के, अंग्रेजी माध्यम स्कूल और अन्य स्कूल या सरकारी स्कूल जिनको कह देते हैं, उनमें तो बाकायदे इस पूरे विश्व स्तरीय शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत की धज्जियां प्रतिदिन उड़ती हैं। जब आप किंडरगार्टन से ही सिर्फ एक भाषा, वो भी अंग्रेजी, जो कि हमारे आसपास की भाषा आज भी नहीं है, किसी बड़े शहर में भी नहीं है, जो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही सिखाई जाती है, और सिखाई ही नहीं जाती, उसको एक बल के साथ लागू किया जाता है कि अगर छोटा बच्चा भी अगर अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा उन स्कूलों में बोल दे तो माना जाता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज भी ऐसे अनेक हमें प्रसंग सुनने को मिलते हैं जिनमें 5वीं 6ठी के बच्चों को दंडित किया जाता है कि वो एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हैं, लेकिन किसी और भाषा में बात करते हुए स्कूल के गलियारे में पाए गए। तो इस प्रकार की जड़ताओं से ग्रस्त हमारी शिक्षा व्यवस्था भाषा के संदर्भ में एक स्वस्थ ढंग से सोचने में लगातार असमर्थ रही है, 50 के दशक से लेकर आज तक। और ये एक आप कह सकते हैं विलाप का विषय है कि आज भी उतनी ही असमर्थ है, जबकि आज हम पहले से कहीं अधिक बच्चों का मनोविज्ञान समझने की स्थिति में हैं। हम पहले से कहीं अधिक जानकारी रखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमजोरियां हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है, खासकर भाषा की मदद से कैसे उनको दूर किया जा सकता है। ये सब बातें आज हमारी परिचित बातें हैं, लेकिन हम इनको प्रशासनिक लचीलेपन के साथ, कुछ संजीदा, कुछ स्नेह के साथ संजीदा ढंग से लागू ही नहीं कर पाते। हम अध्यापक को भी ठीक से नहीं समझ पाते, खासकर भाषा के अध्यापक की जिम्मेदारी क्या है और जो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सब चीजें एकदम ही फिर उभर के आती हैं और आज का विवाद नहीं रह जाता, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की अनेक कमजोरियों का, अनेक पुरानी व्याधियों का केवल एक संकेत बन जाता है। आपने ये कहा कि त्रिभाषा सूत्र एक खास ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तावित किया गया था जी। उसका राष्ट्रीय संदर्भ था, तात्कालिक संदर्भ था, और उस वक्त हम सबको याद है कि जो एक लोकप्रिय शब्द था वो जवाहरलाल नेहरू का भी था, वो इंटीग्रेशन था, और जिससे वे लगातार सावधान करते रहते थे। वो देश में फिसिपेरस टेंडेंसीज, ये बिखरने वाली टेंडेंसीज थी, उनके विरुद्ध सावधान करते रहते। तो त्रिभाषा सूत्र एक जुटता की रणनीति जैसी भी थी, लेकिन आपने यह भी हमें बतलाया कि उस वक्त तक हमारी स्वयं भाषा के बारे में जो समझ थी और बच्ची भाषा कैसे सीखती है इसके बारे में जो समझ थी जी, उस समझ में काफी तब्दीली आई है, और वो दुनिया भर में जो शोध हुआ है उससे आई है। तो आप यह कह रहे हैं कि अब हमें उस शोध को भी और उस समझ को भी सामने रखने की जरूरत है, और उसकी रोशनी में अब स्कूल में भाषा की पढ़ाई कैसे हो इसके बारे में अपना फैसला करना है। और इसलिए हम जड़ सूत्र की तरह त्रिभाषा सूत्र को पकड़े नहीं रह सकते हैं कि यह एक ऐसी चीज है जो पत्थर की लकीर है और हम उससे कभी उसमें कोई संशोधन ही नहीं कर सकते हैं। यानी आपका यह कहना है कि अगर 3 भाषाओं की जगह कोई राज्य जैसे तमिलनाडु ने कहा कि हम 2 भाषाएं ही पढ़ाएंगे, तो वो कोई बच्चे के प्रति अन्याय नहीं है, क्योंकि इस रूप में यह अखबारों में और बाकी जगह कहा जा रहा है कि तमिलनाडु दरअसल अपने बच्चों को वंचित कर रहा है एक शिक्षा लेने से। तो 3 भाषाएं लेना अनिवार्य है। 3 भाषाओं की जगह 2 भाषाएं भी हो सकती हैं या 4 भाषाएं भी हो सकती हैं। इसे आप थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग? क्या ये कोई लकीर है? क्या ये कोई शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत है? क्योंकि इस रूप में ये समझा जा रहा है। जी, देखिए, जो शिक्षा शास्त्र का विमर्श है
और जो इस समय का लोक विमर्श है, राजनीतिक विमर्श है, प्रशासनिक विमर्श है, इनमें बहुत फासले हैं। शिक्षा शास्त्रीय विमर्श तो कभी आज तक इस विमर्श में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ 19वीं सदी से आज तक। आप किसी का नाम ले लें, विवेकानंद का, श्री अरविंद का, गांधी का, टैगोर का, किसी का नाम ले लें, ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होगा जो जिसने कहा हो या अनुशंसा की हो कि अंग्रेजी माध्यम सबसे श्रेष्ठ है और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमारे देश का जो सबसे मजबूत अभिजन है वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लगातार देता रहा और अपने बच्चों को एक प्रकार से एक भाषीय बनाता रहा। आप आज भी अगर बेंगलोर जैसे महानगर में किसी नामी स्कूल में जाएं तो वहाँ पर बड़ी ही आप कह लीजिए कि एक बस केवल नाम मात्र के लिए थोड़ा बहुत कन्नड़ सिखाई जाती है और वहाँ से 12वीं करके पास होने वाले बच्चे भी कन्नड़ का ठीक से 2 मिनट में अपनी बात कन्नड़ में नहीं रख सकते। वो सिर्फ अंग्रेजी जानते, वो हिंदी भी ठीक से नहीं जानते, कन्नड़ भी नहीं जानते, एक भाषीय है। अब ये अगर किसी देश के अभिजन का, जो कि उस देश का प्रतिनिधि हो या उसके बच्चे उस देश के अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले हों, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान ऐसे समाज को इस तरह के नेतृत्व से होता होगा। तो ये तो अंग्रेजी की बात हुई, पर आइए इधर उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, जहाँ एक अलग तरह की एक भाषिता उत्पन्न की जाती है कि बच्चे ये जो मानक हिंदी है बस इसी में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, उसमें भी मुखरता हासिल नहीं कर पाते वर्ष दर वर्ष पढ़ने के बाद। और अंग्रेजी तो उनकी इतनी कमज़ोर रह जाती है कि वो अंग्रेजी का एक पैराग्राफ भी ठीक से समझने बड़ा मुश्किल होता है। कक्षा 1 से हालांकि अब अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी है कई राज्यों में। कौन सी और भाषा है जिसको वो जानते हैं? उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि अगर कोई बच्चा ब्रज में उत्तर देता है तो अध्यापक उसको टोकता है कि तुम ठीक से बोलो। एनसीईआरटी ने मेरे कार्यकाल में ही एक बहुत बड़ा मथुरा जिले में प्रयोग किया था जिसमें पढ़ना सिखाने की बात थी। तो एक बार उसको देखने के लिए मैं खुद गया और एक स्कूल में एक बच्चे से मैंने कोई सवाल पूछा किसी चीज़ के बारे में जो वो पढ़ के सुना रहा था। तो जैसे ही उसने उत्तर देना शुरू किया उसके मुंह से ब्रज निकली। उसके शिक्षक ने मेरे सामने ही उसको टोक दिया, कहा देखते नहीं हो सर को इस तरह से बोल रहे हो। तो मैं बड़ा चकित हो गया। मैंने कहा सर ये सूरदास की भाषा है, अगर ये बच्चा उसमें अपनी बात कह रहा है तो आपको तो गर्व होना चाहिए। तो वो थोड़े से एक पशोपेश में आए, लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि ये जो बच्चा बोल रहा है ये भी हिंदी है। तो ये जो एक भाषिता है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो भी उतना ही तंग करती है जितनी उत्तर प्रदेश के किसी नेता को तमिलनाडु का ये सिद्धांत कि वहाँ पर केवल 2 भाषाएं चलेंगी। और ये बात कभी उभर के ही नहीं आती कि भाई कम से कम एक भाषा तो ऐसी हो बच्चे के पास जिसमें वो इत्मीनान से अपनी बात रख सके, सुन सके, कह सके। 2 भाषाएं, 3 भाषाएं, 4 भाषाएं तो बहुत आगे की चीज़ है। तो हमारा सपना कुछ था और हम पहुंच किसी और बीहड़ में गए हैं जहां हम भाषा को, बच्चे की अपनी भाषा को भी, जो उसके घर की भाषा है उसको भी ठीक से स्कूल में संवर्धित नहीं कर पाते। मुझे अफसोस है कि मैंने थोड़ा सा इस विषय को एक और ही दिशा में मोड़ दिया, लेकिन आप जो बात पूछ रहे थे वो तमिलनाडु के संदर्भ में, मुझे लगा कि उसके संदर्भ में कहना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ अगर सिर्फ 2 ही भाषाएं हैं, तो ऐसे भी राज्य हैं उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ सिर्फ एक ही भाषा है। कहने को तो भाषा पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन अधिकार हिंदी तक पर नहीं हो पाता, और वो भी 12वीं तक आते आते। तो ये प्रश्न जो है भाषा पर अधिकार का प्रश्न भी है, और भाषा किस किस तरह से बच्चे के विकास में योगदान करती है उसका भी प्रश्न है, और वही दरअसल सबसे बड़े प्रश्न है। बाकी प्रश्न तो आते जाते रहते हैं। ये जो आंदोलन इस समय थोड़ा बहुत आपको देखने को मिला है जिसकी वजह से हम आप बात कर रहे हैं, ये भी 1 आध हफ्ते में 2 हफ्ते में पुराना पड़ जाएगा। लेकिन जो वो प्रश्न है कि बच्चे की भाषा
किस तरह से स्कूल में केंद्रीय विषय बने, वो बना रहेगा, भले ही हम उसकी अवहेलना करते रहें या उसको अवरुद्ध करते रहें। तो एक तो ये कि आपने कहा कि आपने अलग दिशा में मोड़ दिया, लेकिन वो बहुत ज़रूरी बात थी। जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में खुद हिंदी भी जैसे पढ़ाई जाती है, जी। उसमें हिंदी में भी दक्षता हासिल किए हुए लोगों का मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। खुद हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, जहाँ अधिकतर छात्र उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि से आते हैं, और हमें यह दिखलाई पड़ता है कि हिंदी पर उनकी पकड़ कितनी कमज़ोर है। और इसका मतलब, और मैं आंकड़े भी देख रहा था, और वे आंकड़े मुझे 2020 के बाद बहुत कम दिखलाई पड़े, लेकिन 2020 तक जो आंकड़े मुझे उत्तर प्रदेश के बोर्ड के दिखलाई पड़ रहे थे, स्कूली बोर्ड में हिंदी के नतीजे, तो उसमें मैं ये देख रहा था कि कोई 8 लाख 10 लाख विद्यार्थी फेल कर रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं हिंदी की परीक्षा में। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जो हिंदी अनुराग दूसरे राज्यों के संदर्भ में बहुत मुखर हो जाता है, उसके प्रति कोई ईमानदारी नहीं है, बल्कि वह एक राजनीतिक मुद्रा ही है। और हम स्कूल में भाषा की शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। ये मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज सुबह मैं आंकड़े देख रहा था, कर्नाटक में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी प्रस्तावित है, लेकिन वहाँ इस 2024 के स्कूली बोर्ड में 90,000 छात्र फेल कर गए, और वहाँ के शिक्षाविदों का कहना है कि हम जबरदस्ती हिंदी पढ़ा रहे हैं, जबकि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं, संसाधन हमारे पास नहीं है, और संभवतः उसकी आवश्यकता छात्रों को नहीं है। इसलिए हमें हिंदी नहीं पढ़ानी चाहिए, हमें सिर्फ 2 भाषाएं पढ़ानी चाहिए। तो असल सवाल यह है, जिसको आप शुरू से कह रहे हैं, कि हमारा नजरिया स्कूली शिक्षा में भाषा का स्थान क्या हो, इसको स्पष्ट करने का है, नीति निर्माताओं को भी और बाकी लोगों को। एक तो ये है, और साथ में ये है कि जो रघुवीर सहाय ने बहुत पहले लिखा था, हिंदी की पूजा बंद करो। अगर हिंदी के लिए काम करना है तो उसकी सेवा करने से काम नहीं चलेगा, उसको बरतने से काम चलेगा। और अगर आप हिंदी बरतते नहीं हैं तो भले ही आप उसके कितने बड़े सेवक या प्रेमी हों या पूजक हों, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे स्कूलों में यही स्थिति है कि चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, चाहे साधारण सरकारी स्कूल हो, जिसको आप हिंदी माध्यम कह लेते हैं उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, हर जगह हिंदी सिर्फ एक प्रकार की पूजा है, और उसको बोल कर जैसे हम देश प्रेमी बन जाते हैं, देश के गौरव से अपने को ओढ़ लेते हैं, अपना इर्द गिर्द ओढ़ लेते हैं। और हिंदी के अध्यापक की जरूरत भी आमतौर पर स्कूल के वार्षिकोत्सव में इसीलिए पड़ती है कि वो देश प्रेम के 1-2 गीत हमें उपलब्ध करा दे, जिनको संगीत शिक्षक सिखा दें। वरना इस भाषा का लालित्य, इस भाषा की खूबियां हम पहुंचा ही नहीं पाते। एक बार मुझे कुछ शिक्षकों को पूरे दिन एक वर्कशॉप में सिखाने का मौका मिला, या पूछने का मौका मिला, कह लीजिए, कि भाई वो हिंदी कैसे पढ़ाते हैं। ये सब हिंदी के शिक्षक थे, और बड़ा एक कह लीजिए अजीब अनुभव था जब मैंने देखा कि उनको ये अंदाज नहीं था कि कविता में व्यंजना कहाँ से आती है। बोले हमने तो कभी सुना ही नहीं है कि कविता में अर्थ के अलावा कोई व्यंजना भी होती है। और इसका परिणाम ये था कि उस वर्कशॉप में हमने जो कविताएं ली, रहीम के दोहे लिए, भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता ली, कठपुतली, और इस तरह की 3-4 और कविता, सर्वेश्वर जी की किसान कविता ली। किसी भी इस कविता का वो कोई व्यंजनात्मक ढंग से कोई उसका आनंद लेने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए मुझे इस वर्कशॉप के बाद हंस में एक लेख लिखना पड़ा, व्यंजना की मरुभूमि में। और ये एक बहुत नामी स्कूल के शिक्षक थे, ये सभी हिंदी शिक्षक,
जिनको पूरी सुविधाएं मिली हुई थी, उन स्कूलों में पुस्तकालय थे, सब कुछ था, लेकिन ये शिक्षक हिंदी को केवल एक बहुत ही एक इसको कहिए कि एक औपचारिक अंदाज में पढ़ाने के आदी थे। कविताओं का एक निश्चित अर्थ बताने और फिर उसकी परीक्षा लेने के आदी थे, और इनमें से कोई में किसी में भी ये क्षमता नहीं थी कि वो बच्चे में हिंदी काव्य का, हिंदी गद्य का, किसी भी चीज का आनंद लेने का संस्कार पैदा कर सके, या वो एक पाठक बना दे उस बच्चे को कि वो आगे चल के या उस समय भी हिंदी की पुस्तकें खुद चाव से पढ़े। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं, पूरे हिंदी प्रदेश में करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, और अगर कोई किताब 1000 बिक जाती है तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छी बिक गई, और हमारे सबसे बड़े जो उपन्यासकार कवि हैं जितने हैं, वो भी अगर 3-4 हजार क्रॉस करने लगते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये तो बहुत ही सफल थे। तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है इस बात का कि हिंदी की ये जो पूरी एक मंत्रोच्चारी शिक्षा है, ये हिंदी का पाठक पैदा नहीं कर पाती, ये केवल बस हिंदी का पूजक पैदा कर पाती है। तो ये सारी बातें याद रखना जरूरी है इसके पहले कि हम किसी और राज्य पर उंगली उठाएं कि वहां पर क्या हो रहा है हिंदी के नाम पर। निश्चित रूप से हिंदी के नाम पर हर जगह व्यापार हो रहा है, राजनीति हो रही है, और वो आज से नहीं शुरू से हो रही है। हिंदी एक ऐसा मुद्दा ही है शुरू से कि आप उसके जरिए भीड़ जुटा सकते हैं, लोगों के मन में एक उत्साह पैदा कर सकते हैं कि अच्छा ये आदमी अंत में आया है जो कि हिंदी को स्थापित करेगा। युवाओं में जिनको कोई इतिहास ही नहीं पता है हिंदी का अपना इतिहास, या हिंदी को एक भारत के संदर्भ में उसका इतिहास क्या बना आज़ादी के आंदोलन में, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो भी इस तरह की बातें सुनकर एकदम उत्साहित हो उठता है और सोचता है कि चलो अब हिंदी का नंबर आएगा और अब हिंदी ठीक से पूरे देश में लागू की जाएगी। ये जो पूरा शब्द है लागू करना, भाषा कोई लागू थोड़ी की जाती है, भाषा तो उगती है लोगों के संवाद से, संचार से। जो संस्कृति की एक लहलहाती एक खेती होती है, उसी में से भाषा उगती है। आप उसको लागू कैसे कर सकते हैं? लागू का तो अर्थ ही है कि हम एक बार फिर नौकरशाही की शरण में जाते हैं, वो बताती है। और अगर आप समय दें तो मैं आपको महाराष्ट्र का ही एक प्रसंग बताऊं। कुछ वर्ष पहले जब मैं एनसीईआरटी में काम करता था तो मुझे बम्बई के कुछ स्कूलों में जाने का मौका मिला। तो वहाँ के जो निदेशक थे वो मुझको एक ऐसे परिसर में ले गए जहाँ 7 माध्यमों के स्कूल एक साथ चल रहे थे। एक स्कूल का माध्यम था मराठी, एक हिंदी माध्यम स्कूल था, एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल था, एक गुजराती माध्यम स्कूल था उसी परिसर में, और एक कन्नड़ माध्यम स्कूल था, और भी इस तरह के 7 स्कूल थे कुल मिलाकर। तो उन्होंने कहा आप कौन सा स्कूल देखना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा चलिए आप हमें हिंदी माध्यम स्कूल दिखा दीजिए। तो उस स्कूल में जब हम घुसे तो हमने कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं कक्षा 1 में थोड़ी देर बैठूंगा। तो मैं बैठा रहा। अब उस कक्षा में दायरे बिहार के, उत्तर प्रदेश के बच्चे थे जो अपने माता पिता के साथ आए थे, पर उनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनके पिता तो उत्तर प्रदेश के थे लेकिन माँ महाराष्ट्र की थी, या माँ उनकी गुजरात की थी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल था कि इन बच्चों की मातृभाषा क्या है। विविधता थी उसमें। कुछ बच्चों के मुंह से बड़ी आसानी से मराठी के वाक्य निकल रहे थे, उसमें गुजराती के निकल रहे थे, जो कि स्वाभाविक था। किसी भी महानगर, बम्बई जैसे महानगर की कक्षा में ऐसा स्वाभाविक है। खैर, मैं कक्षा में पूरी 1 घंटी बैठा और अध्यापक का मैंने पढ़ाना देखा, पाठ्य पुस्तक देखी। इसके बाद जब क्लास समाप्त हो गई तो मैंने दरवाजे पर जो हमारे अधिकारी साथ में थे उनकी उपस्थिति में ही उस अध्यापिका से पूछा। मैंने कहा कि मान लीजिए आपकी बात का, आपने जो पूछा बच्चे से, उसका उत्तर बच्चा अगर आपको मराठी में दे तो आप किस तरह से उस बात को आगे बढ़ाएंगी? क्या आप मराठी में उसको आगे बढ़ाएंगी? बोली सर मुझे तो यहाँ मराठी बोलने की इजाजत ही नहीं है। तो मैं चकित हो गया। मैंने कहा कैसी बात कर रही हैं आप खुद मराठी
भाषी हैं, महाराष्ट्र में हम खड़े हुए हैं और आप कह रही हैं कि मुझे इजाजत नहीं है मराठी बोलने की। ये कोई बात में बात है? किसने आपको किससे आप उम्मीद करती हैं कि वो इजाजत देगा? तो वो अधिकारी जो बाद में खड़े हुए थे वो बोले कि सर बात ये है कि ये हिंदी माध्यम स्कूल है, यहाँ पर आदेश है कि यहाँ हिंदी माध्यम से ही बातचीत की जाती है, इसलिए ये अध्यापिका आपसे ये कह रही है कि मैं किसी बच्चे की बात का, भले ही वो मराठी में पूछ रहा हो, मराठी में उत्तर नहीं दे सकते। आप समझ लीजिए कि हम लोग एक रेगिस्तान में खड़े थे जहाँ केवल नौकरशाही चलती है और अध्यापक को ये स्वायत्तता नहीं है कि वो अपनी ही भाषा बोल सके, क्योंकि और कोई बच्चा उसकी भाषा बोल रहा है, उसमें पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें अहित हो जाएगा किसी भाषा का, हिंदी का या मराठी का या किसी भी भाषा का। उससे भी बच्चे की भाषा तो समृद्ध तभी होती है जब वो एक ऐसे बहुभाषिक वातावरण में पढ़ता है अपनी भाषा, जिसमें उसको अंदाज लगता है कि हाँ अलग अलग भाषाएं कैसे उसी बात को कहती हैं। और अगर भाषा के प्रति एक स्वस्थ खुला दृष्टिकोण हमारा हो तो इस समय बंबई जैसे महानगर में तो हम कितनी चीजें हासिल कर सकते हैं, दिल्ली महानगर में या किसी भी महानगर में। गांव में हो सकता है कि आपको एक क्लास में केवल एक या दो भाषाएं बोलने वाले बच्चे मिले, हालांकि आज भारत के गांव में भी बहुत से बच्चे अनेक भाषाओं में बोलते हैं अनेक गाँव में। तो ये जो बहुभाषिकता का सिद्धांत है जिसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया था, उससे बेहतर कोई सिद्धांत नहीं हो सकता अगर हम भाषा के शिक्षण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं। मैं अगर एक बार और कुछ समझने के लिए या आपसे प्रश्न करूं कि यह जो अगर हम दूसरे देशों की तरफ देखें, भारत को छोड़ भारत की तो प्राय सभी देश बहुभाषी देश हैं, अमेरिका को ले लें या दूसरे देशों को ले लें, तो वहाँ भाषा की शिक्षा या शिक्षा में भाषा को लेकर नजरिया किस तरह का है? जैसे मैंने जो देखने का प्रयास किया उसमें मुझे यह दिखलाई पड़ा कि अमेरिका में स्कूली शिक्षा में जो आगे कॉलेज में जाना चाहते हैं या विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, उन्हें एक विदेशी भाषा जानना जरूरी होता है, तो वो चौथी कक्षा से या पांचवी कक्षा से सीखना शुरू करते हैं और उसके बाद उसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। तो अलग अलग देशों के बारे में ये अंतर्राष्ट्रीय समझ किस प्रकार की है, कैसे समझे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए अव्वल तो अध्यापक की हैसियत हमें समझनी होगी कि हमारे देश में और हमारे जैसे अन्य ऐसे देश हैं अभी, जैसे हमारा पड़ोसी देश है, कई देश अफ्रीका के हैं जहां अध्यापक की कोई हैसियत नहीं है। तो जो मैंने आपको उदाहरण दिया था महाराष्ट्र का, उससे अंदाज लगता था कि अध्यापक को भी अफसर की अनुमति चाहिए कि वो अपनी भाषा मराठी में बोल सके, उससे ज्यादा विद्रूप कुछ हो नहीं सकता। ये स्थिति दुनिया के उन देशों में नहीं है जिनमें हम किसी प्रकार की मिसाल ढूंढ सकते हैं, जैसे यूरोप के देश हैं या उत्तरी अमेरिका के देश हैं, दक्षिणी अमेरिका के भी कई देश अब स्थिति में हैं जहां अध्यापक को हैसियत मिलती है, अध्यापन का पेशा एक गौरवशाली पेशा माना जाता है और अध्यापक को पूरी स्वायत्तता मिलती है कि वो कक्षा के भीतर किस तरह से संचालित करेगा अपनी कक्षा को, कौन सी गतिविधियों के माध्यम से, किस तरह की पुस्तकों के माध्यम से, इसको लेकर के उसको पूरी स्वतंत्रता रहती है और ये भरोसा रहता है कि हाँ वो हर कक्षा के में जो उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं उनको अपने ढंग से प्राप्त करने के लिए आज़ाद है। हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं है। आप सोचिए कि स्कैंडिनेवियन देश जिनको हम कहते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इनमें 5 भाषाएं सीख लेना स्कूल के दौरान एक आम बात है और ज्यादातर बच्चे कम से कम 4 तो जानते ही हैं, बहुत से 5 अच्छी तरह से जान लेते हैं स्कूल में रहते हुए। हर बच्चे को, हर अध्यापक को
यहाँ तक कि हर नागरिक को भी ये पता है कि हमारी भाषाएं, हमारे देश इतनी कम जनसंख्या वाले देश हैं ये, डेनमार्क या स्वीडन जैसे देश, कि अगर हम अन्य भाषाएं नहीं जानेंगे तो हम कोई खास न तो व्यवसाय कर सकते हैं और न ही बहुत सी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आखिर स्वीडन 1 करोड़ का देश है, वहाँ ये एहसास है कि हमें अन्य भाषाएं जाननी है, हमारे बच्चों को भी जाननी है, और ये आपस की जो स्कैंडिनेवियन भाषाएं हैं ये तो जाननी ही है, पर उसके अलावा हमको बच्चों में फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, इन भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। आज ब्रिटेन के तमाम स्कूलों में प्राइमरी लेवल पर भी कुछ महीने चीनी भाषा समझने के लिए खर्च किए जाते हैं, पढ़ाने के लिए। कुछ महीने यूरोप की कोई और भाषा जैसे फ्रेंच समझाने के लिए खर्च किए जाते हैं, बगैर ये चिंता किए हुए कि इससे कोई स्कूल का समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि इन व्यवस्थाओं में जो बड़ी, आप कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित व्यवस्थाएं हैं, हालांकि उनकी भी अपनी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन जहां तक भाषा के शिक्षण का सवाल है उसमें ये बात समझी जाती है कि भाषा एक अतिरिक्त शक्ति है जो अगर थोड़ी सी भी उसकी बुनियाद स्कूल में पड़ गई तो वो अपने आप खिलेगी, आगे बढ़ेगी। और हम यहाँ जिन जिन भाषाओं का बीज बोएंगे वो बच्चे को अपने जीवन में समय समय पर उनको पल्लवित करने का मौका देंगी और उसको ये शक्ति भी देंगी कि वो ऐसा कर सके, उससे डरे ना। हमारे यहाँ इसका उल्टा रहता है। आप देखिए, हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फिर भी अंग्रेजी से कितने बच्चे डरते हैं। आपने तो अभी आंकड़ा ही दिया कि वो हिंदी तक में फेल होते हैं। कोई कल्पना कर सकता है इतनी विचित्रता की कि सूर और तुलसी के राज्य में लाखों बच्चे हिंदी के विषय में फेल हो जाएं? इससे ज्यादा अजीब बात क्या हो सकती है? या तो हमारे पैमाने ही गलत हैं जिनसे हम बच्चों को असफल बताते हैं, असफल बनाते हैं, और या फिर हमारी पूरी समझ जो है वो गलत है। और इसको लेकर के एक बहुत ही गहरा पुनर्विचार हर स्तर पर समाज में होना चाहिए कि ऐसा क्यों। लेकिन अंग्रेजी से डर तो चारों तरफ है, और ये भावना कि अगर हम अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हम अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, इसलिए किसी तरह से उसमें गुजारा करना है। भाषा को लेकर ये संकोच हर एक भाषा में है, और आप तो विश्वविद्यालय में देखते ही होंगे कि खुद हिंदी में हम ठीक से अपनी भाषा में नहीं बोल पाते विश्वास के साथ कि हम अपनी बात कह पा रहे हैं। तो दुनिया के अन्य देशों की जहां तक बात है, उन्होंने अध्यापक को स्वायत्तता और हैसियत देकर और उसके प्रशिक्षण को मजबूती देकर ऐसी जगह पहुंचा दिया है व्यवस्था को जहां हर व्यक्ति स्कूल में भाषा के महत्व को समझता है। जो साइंस का टीचर है वो भी समझता है, और जो समाज विज्ञान का टीचर है वो भी समझता है। ये नहीं है कि सिर्फ भाषा का टीचर वो भाषा की घंटी बजाता रहता है, क्योंकि सबको पता है कि आखिर अगर किसी बच्चे को ठीक से विज्ञान की पुस्तक पढ़नी है तो उसमें पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसी क्षमता जिसमें वो लगातार तर्क कर सके, जो लिखा हुआ है किताब में उसका अर्थ समझ भी सके, उसकी विवेचना भी कर सके, तुलना भी कर सके किसी और किताब में कहे गए अर्थ से। ये सारी चीजें विज्ञान शिक्षण में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि किसी और विषय के शिक्षण में। तो ये बातें वहाँ के हर एक शिक्षक को पता है कि जो इंग्लिश का टीचर है ब्रिटेन में या कि अमेरिका में, वो कोई अलग से किसी विषय का टीचर नहीं है। हर एक टीचर के साथ मिलकर, हर अध्यापक के साथ मिलकर ये आगे बढ़ती है बात कि अब हम किस तरह की चीज़ें करें अपनी कक्षा में जिससे बच्चे भाषा में भी विकसित हों और साथ में अन्य विषयों में भी विकसित हों। तो ये जो शिक्षकों का एक सहकार बनता है स्कूली जीवन में, लगभग प्रतिदिन बनता है उन देशों में कि अलग अलग विषयों के शिक्षक मिलते हैं, बच्चों पर विचार करते हैं, कौन सा बच्चा किस तरह से मजबूत हो रहा है, कौन सा बच्चा कुछ कमजोर रह गया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रतिदिन मिलकर सोच विचार करने की जिम्मेदारी है। तो ये एक उस तरह की शिक्षा व्यवस्थाओं का एक बहुत ही छोटा सा नमूना मैंने आपके सामने रखा, जहां भाषा के शिक्षण को
एक केंद्रीय मुद्दा माना जाता है और उस पर ना नौकरशाही का नियंत्रण है और ना राजनीति का। भाषा की राजनीति इनमें से किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती। और अंतिम बात मुझे यही कहनी है कि जैसे अब आज भारत से कोई व्यक्ति प्रवासी हो करके फ्रांस में चला जाए या स्वीडन में जाके नौकरी कर ले, तो वहाँ ये प्रश्न नहीं होता है कि उसको कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी। वो तो बच्चा पहले ही दिन से स्वीडिश सीखना शुरू कर देगा और ये नहीं होगा कि वो किस तरह की कक्षा में बैठे या उसके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। जबकि हमारे यहाँ यही स्थिति है आज भी कि अगर कोई व्यक्ति आज मद्रास में जाके नौकरी कर ले, चेन्नई में, तो उम्मीद करता है कि वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भेजेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में भेजेगा तो उसको तमिल बोलनी पड़ेगी और वो कैसे बच्चा सीख पाएगा। हम जब विदेशों में जाते हैं तो हम ये सब प्रश्न नहीं उठाते। वहाँ तो जो भाषा है हम वो सीखते हैं। अब उसको आप बच्चे की मातृभाषा कह लीजिए, देश की भाषा कह लीजिए, शिक्षण की भाषा कह लीजिए, वहाँ के वातावरण की भाषा कह लीजिए। भाषा वहाँ विकास का माध्यम है, मानसिक विकास का, न कि केवल एक माध्यम। ये एक बुनियादी बात है। एक बात जो जैसा आपने कहा कि भाषा मानसिक विकास का एक जरिया है, उसमें मदद करती है हमारी। लेकिन हम जो पिछले कुछ सालों में स्कूली शिक्षा की दिशा देख रहे हैं, जिस तरह से स्कूली शिक्षा नियोजित की जा रही है, उसकी नीतियां बनाई जा रही हैं, हम भाषा को लेकर शोर तो बहुत करते हैं, नारे बहुत लगाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम यह देखते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो एक प्रकार के भाषा संकोच के शिकार हैं और इसकी वजह भी संभवतः भाषा जैसे पढ़ाई जाती है वहाँ है। यानी हम जितने इम्तिहान लेते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं और भागे की परीक्षाएं, एमए में भी दाखिला लेने का इम्तिहान हो या पीएचडी तक का दाखिला लेने का इम्तिहान, और वो हिंदी में भी, उसमें भाषा की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उसमें तो सिर्फ तथ्यों की आवश्यकता रहती है, जिसको हिंदी में आजकल एमसीक्यू कहते हैं। मैं कहता हूँ हिंदी है, एमसीक्यू अब हिंदी का शब्द हो गया है कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको सिर्फ आप इनको तथ्य क्यों कह रहे हैं? वो तो तथ्य भी नहीं है जो कि एमसीक्यू में जांचे जाते हैं। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो दावा करते हैं कि ये तथ्य हैं, तो अभी हम उनकी बात मान लें कि हैं ये तथ्य। लेकिन एक वाक्य बोलना, एक पैराग्राफ लिखना, यह हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं अपने विद्यार्थियों को। खुद जब आप एनसीईआरटी में थे, उसके बाद और उसके पहले सीबीएसई से जो संघर्ष होता रहा, वह संघर्ष ये था कि बच्ची अपनी भाषा में उत्तर लिख पाएगी या नहीं, या उसे एक मॉडल उत्तर लिखकर शिक्षक को दे दिया गया, आदर्श उत्तर, जिसकी कसौटी पर उसकी परीक्षा की जानी है। तो उसको तो अपनी भाषा बोलने की इजाजत ही नहीं है या लिखने की इजाजत नहीं है, और ये एमए तक में हम देखते हैं। तो फिर ये भाषा को लेकर जो पूरी नारेबाजी हो रही है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि भाषा शिक्षण में भाषा तो लुप्त हो चुकी है। जो परीक्षाएं हैं वो भाषा को किनारे कर देती हैं, और जिसको आपने कहा कि वो तथ्य भी नहीं है, सिर्फ उनकी जानकारी की अपेक्षा करती हैं। इसको देखते हुए भाषा, एक शिक्षाविद के रूप में आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? ये बातचीत भाषा से शुरू हुई और अब ये शिक्षा की परिस्थिति की तरफ बढ़ रही है, जो बहुत ही बड़ा जटिल बीहड़ है हमारे बीच में, और उसमें हम खो जाएंगे अगर आप बहुत दूर जाएंगे। जैसे ये एमसीक्यू का मुद्दा आपने भी उठाया। नहीं, मैं अभी सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जी, यहीं तक मैं जान रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि हम भाषा को लेकर इतने परेशान रहते हैं, लेकिन मैं खुद अध्यापक के रूप में ये देखता हूँ कि भाषा है नहीं, यानी हमने भाषा छीन ली है और वो परीक्षाओं के जरिए छीन ली है। जी। मैं सिर्फ इसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी।
जी, बच्चे पर दबाव पैदा करके हमने उसकी ज़ुबान बंद कर दी और ये कक्षा 2-3 तक आते-आते हो जाता है। आप 100 में से 99 स्कूलों में ये देखेंगे, खुद जाके देखिए कि जब बच्चे पहली बार आते हैं कक्षा 1 में और या उसके भी पहले आना शुरू करते हैं, तो कक्षा में शोर सुनाई देता है। बच्चे तरह-तरह की बातें कर रहे होते हैं आपस में, शिक्षक से इत्यादि। कक्षा 2 में जाइए तो ये शोर घटने लगता है और चौथी तक आते-आते तो सन्नाटा फैल जाता है। उससे अंदाज़ लगता है कि हमारी पढ़ाई, जिसको हम कहते हैं शिक्षा, वो मुखरता को एक दिशा देने की जगह, सुनने को एक उत्सुकता देने की जगह किस तरह बच्चे की बोलती ही बंद कर देती है और तब जाके शिक्षक को लगता है कि हाँ, कक्षा में अब काम संभव है। तो ये पूरा जो शिक्षा का विज्ञान है, उसको सर के बल खड़ा करके आगे बढ़ती है बात। शिक्षा का विज्ञान कहता है कि बच्चे को मुखर बनाइए, क्योंकि मुखरता से ही फिर तर्क का जन्म होगा, संवाद का जन्म होगा, अ, भावनाओं को व्यक्त कर सकने की क्षमता का जन्म होगा। अगर मुखरता ही नहीं रही और वो इतना दबाव उसके ऊपर रहा कि चुप रहो, बातचीत मत करो, जो कि बड़ी एक आम एक हिदायत होती है कि आपस में 2 बच्चे बात कर रहे हैं, तो ये शिकायत का विषय कक्षा 1 में ही बन जाता है। तो उससे अंदाज़ लगता है कि हम कितना दूर भटक जाते हैं एक व्यवस्था के रूप में। ठीक है, लाखों देशों हमारे देश में लाखों शिक्षक हैं, उनमें से कुछ शिक्षक हैं जो मेरी बात जो आप पूछ रहे हैं समझते हैं, जो इस तरह की बातें समझते हैं और जिनकी कक्षाओं में एक अलग तरह का वातावरण बनता है, ऐसे शिक्षक भी हैं। पर अधिकांश शिक्षकों के ऊपर ये दबाव रहता है कि वो सन्नाटा पैदा करें। आपको आम स्कूल का शिक्षक यही बताएगा कि जब प्रिंसिपल गुजरता है गलियारे से और अगर उस कक्षा में उसकी कक्षा में कुछ शोर सुनाई दिया तो बाद में उससे कहा जाता है कि आपकी कक्षा में तो बहुत शोर हो रहा था, आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे थे। तो इससे अंदाज लगता है कि शिक्षक भी कितने दबाव में रहता है और बच्चे तो दबाव में रहते ही हैं। तो ये मानसिक दबाव उनके विकास को प्रभावित करता है, उनकी भाषाई क्षमताओं को तो प्रभावित करता ही है। और जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, वो तो अब बिल्कुल ही बहक गई है, जिसको कहते हैं ना, बहक जाती है। तो आज के समय में परीक्षा जो थोड़ी बहुत भाषा की परीक्षा लेती थी, 2-4 वाक्य लिखने की, कोई निबंध लिखने की, अपनी बात को व्यक्त करने की या 2 तर्कों के बीच में कोई एक तर्क चुनने की, फिर उसको आगे बढ़ाने की, वो सब चीज़ें एक तरह से बंद हो गई हैं। अब ये जो नई संस्कृति आई है परीक्षा की, जिसके तहत केवल चिन्ह लगाने की बात होती है कि 4 यहाँ पर हल हैं, उनमें से कौन-सा सही है, उस पे चिन्ह लगा दो। हम सोचते हैं कि ये जानकारी पर आधारित है। आपको पता ही है कि कोचिंग उद्योग ने इस पूरी पद्धति को एकदम एक अभ्यास का विषय बना दिया है, व्यापार का विषय बना दिया है कि वो ऐसी तकनीक सिखाते हैं कि अगर हमको 1 घंटे में 50 इस तरह के प्रश्न हल करने हैं, तो हम तेजी के साथ प्रश्न को देख के ही समझ जाएं कि इसमें से कौन-सा सही होगा। और इस तरह की पैटर्न एक दृष्टि, पैटर्न समझने की दृष्टि वो लाखों रुपए लेकर विकसित करते हैं। तो एमसीक्यू खुद अब जानकारी का, तथ्यों का माध्यम नहीं रहा और भाषा से तो वो मुक्त पहले ही हो गया था पूरी तरह से। और दुर्भाग्यवश अब एमसीक्यू सिर्फ बड़ी-बड़ी चयन परीक्षाओं में नहीं, बल्कि स्कूलों तक में इस्तेमाल हो रही है। और साधारण पर्चे अगर आप देखें कक्षा 6 के, 5 के, तो उनमें भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएँगे जिनमें कुछ ठीक से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपने सही कहा थोड़ी देर पहले कि जिन प्रश्नों में 2-4 वाक्य लिखने की गुंजाइश भी होती है, उनमें अपेक्षा ये रहती है कि जो मॉडल आंसर है, ठीक वही बच्चे ने लिखा है कि नहीं। अगर उसने कोई बात अपने शब्दों में लिख दी है, तो उसको अंक नहीं मिलेंगे। और इसको लेकर के कई बच्चों के माता-पिता हाई कोर्ट तक गए हैं और वहाँ ये चीज़ उजागर हुई है कि उनका उत्तर गलत नहीं था, बस केवल इस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया था,
जो मॉडल आंसर की शब्दावली से भिन्न थी। और ये 12वीं या 10वीं की परीक्षा के मुकदमे हैं इस किस्म के। तो इन सब से अंदाज लगता है कि हम भाषा के महत्व को लेकर एक भटकी हुई व्यवस्था है, और अगर इस व्यवस्था को किसी ढंग से संवारा जाना है या रास्ते पर लाना है, तो एक ही उसका हमारे पास तरीका है, वो ये कि हम अध्यापक के प्रशिक्षण पर गौर करें, उसकी हैसियत पर, उसकी स्वायत्तता पर गौर करें। ये वो बुनियादी मूल्य है जिसके जरिए भाषा का प्रश्न जो आज आपने उठाया इतने विस्तार से, हल की तरफ बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी। हालांकि जैसा आपने कहा कि बात एक दूसरी दिशा में मुड़ रही थी और हम चाहेंगे कि उस पर हम आगे बातचीत कर सकें, क्योंकि अंततः भाषा का प्रश्न शिक्षा के एक व्यापक संदर्भ से जुड़ा हुआ है और उसको समझे बिना इसे भी नहीं समझा जा सकता। तो हम उस पर कभी और आपसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपने ये बातचीत सुनी है उस पर आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और आप इस कड़वी कॉफ़ी को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कहें कि वे इसे देखें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।